नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की जो बनावट है उसकी संरचना पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये आखिर कैसे व्यवस्थित है, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं। जी बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है। देखिए, जब संविधान शुरू में लागू हुआ 1950 में, तो इसमें एक प्रस्तावना थी। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां, हाँ। ये इसका मतलब कह सकते हैं कि मूल ढांचा था। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शुरुआती ढांचा काफी सोच समझकर व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं और जो दस्तावेज भी बताते हैं, ये संख्याएं तो बदली हैं। आज की स्थिति क्या है? अब तो शायद ज्यादा भाग है। हाँ, बिल्कुल, समय के साथ बदलाव हुए हैं। आज की तारीख में देखें तो लगभग 25 भाग हैं। अनुच्छेद भी बढ़कर कोई 448 के आसपास हो गए हैं और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। 12 अनुसूचियां। तो इसका मतलब साफ है कि इसमें काफी कुछ जोड़ा गया है, बदला गया है समय के साथ। हाँ, और ये जो बदलाव हैं ये संविधान संशोधनों के जरिए हुए हैं। यही दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक तरह से कहें तो जीवंत दस्तावेज है जो विकसित होता रहा है। एक जीवंत दस्तावेज। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि हम इस ढांचे को और इसके जो मुख्य घटक है उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल, उनके महत्व को समझें। अच्छा, तो ये जो नए भाग जुड़े, जैसे आपने कहा बदलाव हुए, स्रोत बताते हैं कि 42वां संशोधन 1976 वाला, उसने भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी उस समय? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के पीछे एक सोच थी कि भाई, नागरिकों के अधिकार तो हैं, लेकिन उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो होनी चाहिए देश के प्रति। अच्छा, अधिकारों के साथ कर्तव्य। जी, और इसी तरह जैसे भाग 14A अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, वो भी इसी संशोधन से जुड़ा। इसका मतलब था कि कुछ खास तरह के जो मामले हैं उनके जल्दी निपटारे के लिए एक अलग विशेष न्यायिक व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। ओके, ये जरूरतें समय के साथ सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल, समय के साथ जरूरतें उभरती हैं और संविधान में जगह बनती है। और स्थानीय शासन को लेकर भी तो बड़े बदलाव हुए। जैसे मुझे याद आ रहा है भाग 9A नगर पालिकाओं के लिए और शायद भाग 9B सहकारी समितियों के लिए, ये भी बाद में आए। हाँ, बिल्कुल। भाग 9A नगर पालिकाओं वाला 74वें संशोधन से आया 1992 में और भाग 9B सहकारी समितियों वाला 97वें संशोधन 2012 से जोड़ा गया। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर पंचायतों के साथ साथ शहरों और सहकारिता के क्षेत्र में भी लोकतंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं। विकेंद्रीकरण। वैसे एक भाग हटाया भी गया था शायद, भाग 7 का जिक्र आता है। हाँ, भाग 7 ये राज्यों के वर्गीकरण से जुड़ा था, जो पहले A, B, C, D कैटेगरी होती थी। लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो इसकी जरूरत नहीं रही, तो इसे 7वें संशोधन से निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। समझ गए। तो ये तो हो गए कुछ बड़े बदलाव, जोड़े और हटाए गए भाग। अब संविधान के कुछ जो बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन पे आते हैं। जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार, इनकी क्या खासियत है, क्यों इतने अहम हैं ये? देखिए, भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक, इनको तो कई बार संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य के खिलाफ मिलते हैं। बुनियादी स्वतंत्रताएं जैसे समानता का अधिकार, बोलने की आजादी, जीने का अधिकार, ये तो किसी भी लोकतंत्र की नींव है, कह सकते हैं। लोकतंत्र की नींव। और फिर आता है भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। तो फिर इनका क्या मतलब है, क्या महत्व है? हाँ, ये बात सही है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, आप इन्हें लागू करवाने कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत सिद्धांत तय करते हैं। एक तरह से ये सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। नैतिक दिशा निर्देश। हाँ, कि आपको किस तरह की कल्याणकारी नीतियां बनानी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे लाना है। ये एक तरह से हमारे देश के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों का घोषणा पत्र है। भले ही कोर्ट न जा सकें, पर सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इन्हें ध्यान में रखकर काम करें। दिलचस्प है। तो ये आदर्श हो गए एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, और फिर वो बड़े हिस्से आते हैं जो सरकार की पूरी मशीनरी बताते हैं। भाग 5 केंद्र सरकार यानी संघ के बारे में, और भाग 6
राज्य सरकारों के बारे में। जी हाँ, ये दोनों बहुत विस्तृत भाग हैं। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट इन सब के बारे में बताता है। और भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 ठीक इसी तरह राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका, हाई कोर्ट इन सब की संरचना और शक्तियों के बारे में है। यानी देश और राज्य कैसे चलेंगे इसका पूरा खाका इनमें है। बिल्कुल। और इसी क्रम में भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करता है और भाग 9 पंचायतों की, जो हमने पहले भी जिक्र किया, हाँ। स्थानीय स्वशासन का आधार। हाँ, कुछ और भाग जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं, जैसे भाग 15 जो चुनावों से जुड़ा है और भाग 18 आपातकाल के प्रावधान। ये भी तो बहुत जरूरी है शासन के लिए। निश्चित रूप से। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था देता है। चुनाव आयोग की बात करता है। जी। इसके बिना तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। सही बात है। और भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधानों से जुड़ा है। मतलब जब देश पर कोई बड़ा संकट आए, जैसे युद्ध या आंतरिक अशांति, तो सरकार को कुछ विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। हालांकि हाँ, इसके इस्तेमाल पर हमेशा नजर रखी जाती है और बहस भी होती है। जरूरी है, लेकिन संवेदनशील भी। अच्छा, और ये सब तो ठीक है, पर अगर संविधान में ही कुछ बदलना हो तो उसकी भी कोई प्रक्रिया होगी? हाँ बिल्कुल, वो दिया गया है भाग XX में। सिर्फ एक अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 368। यही वो अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है। इसी वजह से संविधान समय के साथ प्रासंगिक बना रहता है। अच्छा, अनुच्छेद 368 और आखिर में भाग 21 और 22। हाँ, भाग 21 में कुछ अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। और भाग 22 बस संविधान का संक्षिप्त नाम, इसके लागू होने की तारीख, हिंदी में इसका प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह के बारे में है। मतलब समापन की औपचारिकताएं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एकदम स्पष्ट है कि भारतीय संविधान एक बहुत ही डिटेल्ड, विस्तृत और सोच समझकर तैयार किया गया ढांचा है, जिसे भागों में, फिर अनुच्छेदों में और फिर अनुसूचियों में बांटा गया है।